वेलकम व्यूअर्स, लॉकडाउन डायरीज विद अमर एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज भी हमारे साथ एक जबरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे। गेस्ट के हवाले से थोड़ा सा कहते हैं क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करनी चाहिए। पाकिस्तान के एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत ही स्टाइलिश राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेलते रहे। न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, नीदरलैंड्स के लिए खेला है और कोचिंग का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की डिपार्टमेंट पीटीवी की जो है वो कोचिंग की है। उसके बाद ये नॉर्दर्न की टीम के हेड कोच हैं। इनको आप मुल्तान सुल्तान के साथ भी एज अ बैटिंग कोच जो है वो देख चुके हैं। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और क्वारंटीन चल रहा है, बल्कि अब तो खुल भी चुका है काफी हद तक क्वारंटीन। कैसे आपके दिन गुजरे क्वारंटीन में? क्योंकि प्लेयर कहते हैं कि बेशक वो कोच के रोल में चला जाए या जिस मर्जी चला जाए, कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस की जो रूटीन है ना, कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो आप कैसे गुजार रहे हैं? देखिए, टफ टाइम्स है, जैसे कि हर बंदे के लिए मुश्किल एक टाइम है ये कि लॉकडाउन भी चल रहा है और अपनी एहतियाती तदाबीर भी वो करनी है। तो ऑब्वियसली घर में रहना उतना आसान काम नहीं है, चाहे आप कोई आम बंदा हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी ऐसा हो। तो वो जैसे आपने कहा है कि चाहे आप कोच हैं चाहे आप प्लेयर्स हैं, तो आपकी रूटीन एक बन जाती है कि आपने ग्राउंड में जाना है, आपकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, फिटनेस भी उसमें आ जाती है। लेकिन एक वो जो रूटीन आपकी बन जाती है ना कि घर से ग्राउंड तक जाना, फिर वो जो हरियाली ग्राउंड में देखनी, बैट और बॉल की जो एक साउंड आती है, वो तो ये चीज़ें डेफिनेटली आप मिस करते हैं। शुरू में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा यूज टू हो गए हैं, रूटीन्स घर के अंदर बन गई हैं, ट्रेनिंग का भी थोड़ा बहुत साथ में इत्माम हो जाता है, फिर ऑनलाइन सेशंस का भी इत्माम कर रहे हैं। तो अब थोड़ी सी रूटीन ऐसी बनना शुरू हो गई है कि अब थोड़ा सा वो ईज डाउन जिसको कहते हैं कि मेंटली आप हो जाते हैं। लेकिन इट वाज नेवर इजी। ऑब्वियसली अब प्लेयर्स से भी जब मेरी बात होती है तो वो यही है कि ये टफ टाइम है, सारे प्लेयर्स के लिए भी, सारे जितने भी कोचेज हैं उनके लिए भी। तो जो बेहतर तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करेगा वो ज्यादा एक तगड़ा कम बैक करेगा। तो लेट्स सी के कौन से प्लेयर्स, कौन सी टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करता हूँ तो अभी सारी टीमें एक जैसी हो गई हैं एट द मोमेंट। प्रिपरेशंस या आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस उतना तो किसी की भी नहीं हो रही है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन सी टीमें, कौन से प्लेयर्स, चाहे डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल है, कि इस टाइम को अच्छे तरीके से गुजारा, इसको इस्तेमाल किया और उसी तरीके से वापस आए। और आई एम श्योर कि उसमें कुछ प्लेयर्स, कुछ टीमें आपको इसमें पीछे नजर आएंगी, क्योंकि वो इस टाइम को उस तरह कॉप नहीं कर सके, मेंटली मतलब उस तरह कॉप नहीं कर सके जिस तरह की एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि अब कोविड-19 में बहुत से लोगों ने अपनी ओपिनियन दी कि मैचेस करवाए जाएं विदाउट क्राउड। इस पे काफी लोगों ने इसके फॉर में, कुछ ने इसके अगेंस्ट में बात की है। आप क्रिकेट का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आफ्टर कोविड-19? के आपके ख्याल में ये क्रिकेट में जो ये बात कही जा रही है कि क्राउड के बगैर क्रिकेट फिलहाल करवा दी जाए रिवाइवल ऑफ द स्पोर्ट्स के लिए या सिर्फ क्रिकेट के लिए, तो आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है क्रिकेट। क्रिकेट स्टार्ट हो, किसी भी फॉर्म के अंदर है वो क्रिकेट आपकी स्टार्ट हो। क्राउड होता है या नहीं होता है, बॉल के ऊपर आप चलबिया लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये डिबेट्स बाद की है। आई थिंक पहली प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से क्रिकेट, बल्कि बाकी जो भी स्पोर्ट्स हैं वो बहाल हो जाए। उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आई एम श्योर की पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े प्लान्स बनाएंगे जी कि क्राउड जब तक फुल नहीं होता हम क्रिकेट स्टार्ट नहीं कराएंगे, स्टेडियम जब तक भरेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। आई थिंक आपको बेबी स्टेप्स लेने होंगे, क्रिकेट आपको स्टार्ट करनी होगी और साथ साथ आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो एज अ प्लेयर या एज अ कोच तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पहले ग्राउंड आबाद हो, उसके साथ साथ फिर स्टेडियम भी आबाद हो। राइट। हमने ये देखा है नॉर्मली कि जब खासतौर से पाकिस्तान सुपर लीग ही की बात कर लेते हैं, ओवरऑल जो हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो अभी इंटरनेशनली जो खेल रहे हैं या डोमेस्टिक के हैं, उनका ज्यादा रुझान T20 क्रिकेट की तरफ है। वो टेस्ट क्रिकेट में या लॉन्गर फॉर्मेट में इतना फोकस नहीं करते। तो आपको क्या रीजन लगती है या क्या ऐसा तरीका है कि प्लेयर्स जो है वो लंबी क्रिकेट पे भी ज्यादा फोकस करने लगे? देखिए, प्रॉब्लम तो अगर देखते हैं सारी टीमों में, सारे मुल्कों में ग्लोबली एक ये चीज आ गई है कि शॉर्टर जो फॉर्मेट है उसको प्रेफर किया जाता है। ऑब्वियसली एक वो कल्चर डेवलप हो गया था, लेकिन अब इंक्लूडिंग पाकिस्तान के वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कल्चर कि जहाँ पे इनकरेज किया जाए प्लेयर्स को कि जो असल क्रिकेट है आपकी वो लॉन्गर वर्जन है, जो वट एवर इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंट्री, कि आपके जो रिक्वायरमेंट है आपने उसके मुताबिक खेलना है, अपनी मर्जी से नहीं कि ये मुझे सूट करता है तो मैं ये खेल लूँ। जो टीम की रिक्वायरमेंट है, आपकी मुल्क की रिक्वायरमेंट है, आपने उस हिसाब से खेलना है। तो अब अगर आप देखते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हुए हैं, जो उसमें भी देखा है तो प्रेफर किया गया है टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितने भी क्रिकेटर से पूछेंगे चंद ही ऐसे होंगे जो कहेंगे यार नहीं, T20 जो है ना
ये भी मजे की क्रिकेट है। एंड ऑफ द डे जितने भी क्रिकेट को समझने वाले, जानने वाले, जानने वाले, खेलने वाले हैं, वो यही कहेंगे यार असल क्रिकेट तो वही लॉन्गर वर्जन है। अगर आप बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट को डेफिनेटली बचाना है, तो उसके लिए एग्जाम बाकी मुल्क भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, तो एज अ कोच नॉट ओनली कि हमने लड़कों को सिखाना है कि आपने कि कैसे खेलना है, आप बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, एजुकेट वहां से करना है, अवेयरनेस वहां पे लेके आनी है कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही है। अगर आपने लेजेंड बनना है या आपने ग्रेट बनना है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी, T20 से कोई ग्रेट नहीं बनते। राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक और साइड पर आते हैं कि आपको हमने देखा कि आपकी हमेशा बड़ी जबरदस्त एक ड्रेसिंग सेंस होती है, आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म के आप आउटफिट्स होते हैं आपके। सो कहाँ से ये बोरो की? नेचुरली आपको बहुत आपके अंदर एबिलिटी थी, आप अच्छी ड्रेसिंग करते थे, या किसी से सीखी, या कैसे शौक पैदा हुआ? देखिए, एक तो पिंडी का हल्का सा टच तो अहमद आता ही है ना, तुम भी इधर के ही हो तो तुम्हें पता है कि वो टच तो नेचुरली थोड़ा सा होता है ना, पिंडी बॉयज वाला भी। तो शुरू से कुछ चीजें ऐसी कि आप इर्द गिर्द देखते हैं, आपको रंग बिरंगी चीजें नजर आती हैं, तो शायद बचपन से थोड़ा सा वो चीज भी एक जेब में थी। लेकिन जहाँ तक ड्रेसिंग सेंस की बात है, तो ऑब्वियसली व्हेन आई जॉइन द मीडिया, जब मैं फुल टाइम मीडिया के अंदर आया, PTV पे मैंने काफी अर्सा मैंने प्रोग्राम्स वगैरह किए, तो जब वो आपको प्रोफेशन बन जाता है, तो जिस तरह क्रिकेट होता है ना कि आपने अपनी किट का पूरा ख्याल रखना है, अच्छे बल्ले होने चाहिए, अच्छा आपके पास सामान होना चाहिए, तो आई बिलीव कि आप जो भी काम करते हैं तो फिर उसको आप प्रोफेशनली लेते हैं। तो सिर्फ टीवी में बैठना, बोलना, उसके साथ साथ फिर आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपने पहना हुआ क्या, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, नॉट ओनली फॉर अदर्स बल्कि आपके लिए भी, कि आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि आप अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप जरा बात भी अच्छी करते हैं, आपका दिमाग भी बेहतर चल रहा है, आपको पता होता है कि लोग थोड़ा सा नोटिस भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करें उसको प्रोफेशनली करें। तो टीवी पे आके काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, बोलना सीखा, एक्सेंट थोड़ा बेहतर किया, लैंग्वेज अपनी थोड़ी सी बेहतर की, और साथ साथ कपड़े भी बेहतर कर दिए। लेकिन ये कि पिंडी के आप जितने भी प्लेयर उठा के देख लेंगे, वो पिंडी बॉय वाला टच तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा, चाहे आप शोएब अख्तर को देख लें, सुहेल तनवीर को देख लें, जितने भी प्लेयर्स खेले हुए हैं ना, तो वो एक नेचुरली मैं कहूँगा कि हमारे अंदर एक बिल्ट इन चीज़ भी है। राइट जी, पिंडी बॉय के टच के हवाले से मोहम्मद वसीम साहब ने बात की है। सो हम थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप की थोड़ी सी बात करते हैं। अब कुछ हल्के ये कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप शायद ICC करवाना चाहेगा, क्योंकि 2018 में नहीं हुआ था, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी, 19 में 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था, और बड़ा ICC का ऑन स्टेक है चीजें। सो अगर फॉर एग्जांपल ICC ये फैसला करता है कि प्लेयर्स को क्वारंटीन में, एक सजेशन जो आई थी कि पहले हम 2 हफ्ते या इससे ज्यादा रख सकते हैं ताकि सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं और T20 वर्ल्ड कप विदाउट क्राउड कराया जाए, तो आपको लगता है कि ये स्पॉन्सर्स वगैरह ICC हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, और ये T20 वर्ल्ड कप की जो एक एम्बियंस होती है उसको क्रिएट करने में कामयाब होगा इस तरह से वर्ल्ड कप होता है? आई थिंक जितने अच्छे से स्पोर्ट्स नहीं हो रही है ना, तो द होल वर्ल्ड इज स्टार्विंग, मतलब वो देखना चाहते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स वो देखना चाहते हैं। और इसी तरह क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अगर आते हैं, तो लोग बैठे हुए यार कि कब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट होगी। अब थोड़ी सिचुएशन क्या है, T20 वर्ल्ड कप होगा नहीं होगा क्या है, ऑब्वियसली ICC की कोशिश डेफिनेटली होगी कि क्रिकेट की रौनकें दोबारा बहाल हों, क्योंकि नॉट ओनली कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, साथ साथ फाइनेंशियली अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होगा ICC को भी, और अल्टीमेटली वो क्रिकेट बोर्ड को भी होगा, जिसमें PCB भी आ जाता है। तो सबकी कोशिश तो यही होगी कि क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो, वर्ल्ड कप किसी न किसी तरीके से उसको करवाया जाए। बाकी जहाँ तक सेफ्टी मेजर्स हैं यार, आई थिंक प्लेयर्स जो है ना वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं होगी कि की अगर कोई आपकी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, आपने वो क्वारंटाइन टाइम जो आपने पूरा करना है या आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आई थिंक प्लेयर्स दे विल अंडरस्टैंड। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि सेफ्टी फर्स्ट है आपकी, आपकी जो जिंदगी है, आपकी लाइफ, आपकी जो सेहत है, वो तो सबकी प्रायोरिटी होती है। तो वो जो भी चीज़ें उसको मद्देनजर रख के उसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो आपको लेने होंगे। बट आई एम होपफुल के एक इट्स अ मैटर ऑफ बिगिनिंग, एक स्टार्ट कहीं से हो जाए। तो लुक्स लाइक कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज होगी, दैट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसके बाद आप जरा बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकेंगे, जवाब देने के आप काबिल होंगे, फिर आपको थोड़ा सा ना वो बिगर स्क्रीन नजर आएगी, हाँ भाई ये तो हो गया है, अब लेट्स सी कि इससे आगे कौन सी क्रिकेट हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो आई थिंक जो भी पहली सीरीज होगी ना, उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। राइट। इस हवाले से हम आपसे एक अपनी जान चाहेंगे, आप नॉर्दर्न के हेड कोच हैं, और नॉर्दर्न की टीम में काफी सारे यंगस्टर थे, और उन्होंने फाइनल के लिए लास्ट काज़िम ट्रॉफी की क्वालिफाई किया, बहुत से लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। क्या एक सक्सेस के पीछे क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी आप लोगों की कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त और अपने से टफर अपोजिशन को बहुत टफ टाइम दिया?
देखो यंगस्टर्स की जहाँ तक अहमर है ना, कि अगर आप मेरा कोचिंग कैरियर भी उठा के देखोगे तो चाहे आपने पीटीवी की बात भी अभी की थी या नॉर्दर्न की बात करें, जहाँ पे भी मैंने कोचिंग की है, तो अल्लाह ने मुझे समाओ एक वो आर्ट एक दिया हुआ है कि यंगस्टर से परफॉर्मेंस कैसे लेनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी यंगस्टर्स को मैंने मौके दिए हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। जहाँ तक आपकी बात है नॉर्दर्न की टीम की, तो ऑब्वियसली शुरू में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया है कि हमारी टीम में, क्योंकि वो कोई मैचेस भी नहीं जीते थे, ज़्यादा मैचेस ड्रॉ हो रहे थे, बॉटम ऑफ द टेबल आपको नज़र आ रहे थे हम, और लग रहा था कि शायद ये इधर ही फिनिश कर जाएंगे हम, टॉप 4 में भी शायद नहीं आ सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने कम बैक किया, उसमें यंगस्टर्स का रोल, क्योंकि शुरू में वही यंगस्टर्स आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमारी वीकनेस भी थे कि उनके लिए एक नई चीज़ थी, कोकोरा वॉल लगा हुआ है, फ्लैट पिचेस हैं, तो वहाँ पे जिन टीमों के पास एक्सपीरियंस था वो शुरू में उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, बड़ी बड़ी इनिंग्स प्लेयरों ने खेली, ज़्यादातर आपको टेस्ट इंटरनेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। 4 से 5 मैचेस लगे हमारे यंगस्टर्स को समझ आई भाई कि हाँ भाई हमारे सामने में ये हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट है। तो बॉलर को भी समझ आया, बैट्समैन को भी समझ आया, तो वो वहाँ से हमने किक ऑफ किया। लंबी रेस में थोड़ा सा होता है ना, वो हमेशा जो कहते हैं कि थोड़ा स्टार्ट में आप आराम से ही चलते हैं, क्योंकि शुरू में आप बहुत तेज जाएंगे ना तो आपकी रेस जल्दी खत्म हो जाती है, बाकी टीम आपके आगे निकल जाते हैं। वही कुछ हुआ नॉर्दर्न के साथ भी कि शुरू में हम स्लो थे, लेकिन जब राइट टाइम था पीक करने का, वहाँ पे हमारी टीम ऊपर गई है। लेकिन उसमें जो सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ मेरे लिए थी कि ठीक है यार, ट्रॉफी जीतना, T20 का नेशनल T20 कप भी हम जीते, उसके बाद कर्जन ट्रॉफी के फाइनल में भी आए। तो ये ट्रॉफीज या ये तो अचीवमेंट्स आपकी होती हैं, लेकिन असल आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं कि यार आप ठीक है ना, आपके पैथवे से लड़के आ रहे हैं, जैसे अंडर 19 से हैदर अली आया, रुहेल नज़ीर आया, तो आपकी एज अ कोच आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो किसी एक कोच का कमाल उसमें नहीं होता, बहुत से कोचेज ने उनके साथ काम किया हुआ है, अंडर 16, अंडर 19, फिर उस सीनियर में जब आते हैं तो आपका होता है कि आपने वहाँ से उनको आगे लेके जाना है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात थी कि नॉर्दर्न की टीम में 4-5 ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आपको फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नियर फ्यूचर आपको वो नजर आ रहा है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। राइट अच्छा, अभी आपने नॉर्दर्न की बात की, इसी से अगला सवाल है कि मैं कुछ लड़के जिनका आपने भी नाम लिया, जैसे हैदर अली हैं, वो अंडर 19 से फिर नॉर्दर्न के लिए उन्होंने डेब्यू इनिंग्स में वेरी क्लोज टू 100 थे, फाइनल में सेंचुरी की। मैं बात करूंगा इसके साथ नोमान अली की, टॉप विकेट टेकर रहे, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने और कुछ क्रूशल मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा किया, कप्तानी भी बीच में की उन्होंने नॉर्दर्न की टीम की। फिर मैं थर्ड आपसे चाहूंगा फैजान रियाज, बड़ी डिफरेंट टेक्निक है, और हम तो चले उन्हें क्लब लेवल से जानते हैं, हमसे साथ खेले हुए, तो हमें खुशी होती है कि हमारे साथ के प्लेयर जो है वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। सो आप कैसे देख रहे हैं लड़कों को, किस तरह डिफाइन करेंगे इनके फ्यूचर को, कि किस तरह से ये इन फ्यूचर मजीद अपने खेल में या पाकिस्तानी क्रिकेट में किस तरह अपने आप को मजीद इंडक्ट कर सकते हैं? देखिए एक चीज तो तय है कि आप किसी पे भी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये इस लेवल का प्लेयर है या उस लेवल का प्लेयर है। आई ऑलवेज बिलीव इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी, कि जैसे फैजान रियाज के ऊपर जो मैंने सुना हुआ था, जब मैंने उसको इतना देखा हुआ नहीं था, ऑब्वियसली जब मैं पीटीवी पे था तो कमेंट्री वगैरह करता था, तो थोड़ा उसको मैंने देखा हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा मैं उसको नहीं जानता था कि उसकी टेक्निक क्या है, वो कैसे खेलता है। लेकिन सुना हुआ बहुत था यार, बड़ा ऑड सा खेलता है वो, वी डोंट थिंक इतना ज्यादा सक्सेसफुल ऊपरी लेवल पे हो सकता है। लेकिन वो आया, उसने प्रूव किया और एक मिसाल कायम की है कि नॉट नेसेसरली है कि आपकी बिल्कुल ही परफेक्ट टेक्निक हो, आपका मेथड हो परफेक्ट, तो आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप जो भी आपको आता है आपको वो अच्छे तरीके से करना अगर आ जाता है, साथ में आपकी कमिटमेंट होती है, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक मैं कह सकता हूँ कि वो ट्रेंड फैजान ने सेट किया है, और काफ़ी प्लेयर्स उसको देखे ना उनको इंकरेजमेंट मिलेगी कि यार ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी के अंदर रहते हुए अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी लेवल के ऊपर, तो वही एक टेक्निक बन जाती है आपकी, वो एक ट्रेंड सेटर आप बन जाते हैं। यंगस्टर्स की जहाँ तक बात है, और भी काफ़ी यंगस्टर ऐसे हैं नॉर्दर्न के, अगर आप परफॉर्मेंस आप फर्स्ट क्लास के अलावा नीचे भी देखते हैं, सेकंड टीम ने हमारी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अंडर 19, अंडर 16, वहाँ पे भी काफ़ी लड़के ऐसे टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं, फास्ट बॉलर काफ़ी अच्छे वहाँ से भी आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले फ्यूचर में, अगर इस साल नहीं तो अगले साल, आहिस्ता आहिस्ता उन लड़कों को ऐड किया जाए सीनियर टीम के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली देखें, जो डोमेस्टिक आपका मकसद होता है कि यहाँ से आप इंटरनेशनल क्रिकेट को प्लेयर्स दें। ये मकसद नहीं है आपका कि आप ट्रॉफी जीत के घर ले जाएं और आप सारी टीम में प्लेयर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए मतलब उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरी कोशिश जब सिलेक्शन होती है या जब टीम पिक होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छे प्लेयर्स भी पिक करें और साथ साथ ये भी देखें कि किसका कितना फ्यूचर है। तो अगर कुछ दो एक जैसे प्लेयर होंगे और एक थोड़ा सीनियर है जिसका इतना ज़्यादा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, आई ऑलवेज प्रेफर द यंगस्टर कि चलें ये भी उसी लेवल का है, लेकिन ये आगे चल के पाकिस्तान को सर्व करेगा।
और सुनने में ये आ रहा है कि जो डोमेस्टिक के सबसे टॉप परफॉर्मर हैं उनके उनमें 10 लड़कों को जो है वो एलीट डोमेस्टिक का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो ये अगर दिया जाता है तो कितना मोटिवेशनल होगा लड़कों के लिए? बिल्कुल, देखें ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, और साथ-साथ लेट्स होप कि अभी इस पे बातचीत चल रही है कि डोमेस्टिक में जो बाकी भी लड़के हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से पैसे उसमें बेहतर किए जाएँगे। लेकिन रिवॉर्ड किसी भी शेप में होता है तो एनकरेजमेंट मिलती है प्लेयर्स को। तो ऑब्वियसली जो परफॉर्मर्स हैं उनको अगर वो होता है एलीट कैटेगरी में मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या नीचे लेवल पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से बेहतर होते हैं, यू माइट सी थोड़ा सा डिफरेंट इस दफ़ा फॉर्मेट हो, तो वो नेक्स्ट वीक तक आपको उसकी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल पता चल जाएगी कि शायद इस दफ़ा कोई कैटेगरीज वगैरह आपको नजर आए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी। लेकिन अभी चीज़ें अंडर प्रोसेस है, लेट्स सी कि उसका फाइनल क्या होता है। लेकिन मोटिवेशन डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन फिर बात वही है कि ठीक है, एंड ऑफ द डे आपने घर भी चलाना होता है, पैसे किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी फिर वही प्लेयर्स के लिए कि जैसे हैदर अली को अगर आप देखते हैं तो इमर्जिंग कैटेगरी में आ गए हैं हमारे। उसके बाद हारिस रऊफ को देखते हैं, वो भी ऊपर चले गए हैं। तो जब आपकी मोटिवेशन ये होती है कि आपने पाकिस्तान को अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए जाके खेलना है, तो ये चीज़ें भी आती जाती हैं साथ, पैसा हर चीज़ आपके साथ साथ आती रहती है। तो मेरी हमेशा प्लेयर से यही बात होती है कि आप बस अगले साल पर चलते जाओ और चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी, बजाय इसके कि आप शुरू से सोचो कि यार मेरा ये कैटेगरी होनी चाहिए, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आहिस्ता से अगर आप देखते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और पिछले साल के मुकाबले में अगले आने वाले जो सीजन है इसमें आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी क्रिकेट। राइट। कुछ हम पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड टूर है इंग्लैंड के लिए उसके बात कर लेते हैं। ओवरऑल अभी तो टीम का अनाउंसमेंट थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो आपको, मैं खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो एक सर्कल है जिसमें एक राउंड जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जो 15, 16 या 20 का सर्कल होगा, इस इंग्लैंड के टूर में इंग्लैंड की टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए कैसा आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम कितना टफ टाइम दे सकती है? पिछले 2 टूर्स में पाकिस्तान ने काफी 18 और 16 में डिसेंट परफॉर्म किया टेस्ट सीरीज में, और लेवल करने में पाकिस्तान कामयाब रहा था। तो देखिए, पाकिस्तान में परफॉर्मेंस तो हमेशा पाकिस्तान टीम ने अच्छी की है। वहाँ पे जाके आप उससे पहले भी माजी में अगर चले जाते हैं तो पाकिस्तान ऐसी टीम है कि इंग्लैंड को हमेशा उन्होंने टफ टाइम इंग्लैंड में जाके दिया है। अभी भी अगर हमारी टेस्ट टीम अगर आप देखते हैं तो आपको तगड़ी एक टीम नजर आती है। थोड़े से जो कंसर्न डेफिनेटली एक दो चीजें ऐसी थी, यासिर शाह की जैसे फॉर्म थी, क्योंकि यासिर शाह का बड़ा वाइटल रोल रहा है इंग्लैंड में परफॉर्मेंस में। उसके बाद अब्बास की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, इनकी थोड़ी सी फॉर्म आप कह सकते हैं कि वो उस तरह नहीं रही है जो लास्ट फ्यू मैचेस हुए हैं। लेकिन फिर आखिरी अगर हम देखते हैं आखिरी टेस्ट मैच के अंदर यासिर शाह थोड़ी बेहतर बॉल की है, पास थोड़ा रिदम में आते हुए नजर आए हैं। तो बैटिंग में भी अगर हम देखते हैं तो एक सेटल यूनिट आपको होता हुआ नजर आ रहा है, ओपनिंग का प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस भी मौजूद है। तो टीम में इंग्रेडिएंट्स तो सारे मौजूद हैं। अगर हमारे स्पिनर्स वहाँ पे तगड़ा परफॉर्म करते हैं, फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो बैटिंग पे तो मुझे काफी उम्मीदें हैं कि वो वहाँ पे रन करेंगे। राइट। हम कुछ बात करते हैं इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल पाकिस्तान की टीम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारा थोड़ा सा ओपनिंग का मसला हमारा रहा है कि जो पावर प्ले में हमारी सेकंड लीस्ट रन रेट रहा है, थोड़ा सा हमें प्लेयर जो चलाना चाहता है तो जल्दी आउट हो जाता है, फिर प्रेशर आ जाता है। हम थोड़ा सा बैटिंग में काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वैसे कैसे आपको स्ट्रेंथ लगती है, और क्या पाकिस्तान को स्टिल थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है? देखो यार, T20 ऐसा एक फॉर्मेट है कि आप उसमें प्रेडिक्शन देना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली वर्ल्ड कप। क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर तो सारी टीमें एक तगड़ी तैयारी वो करके आते हैं। दूसरा साथ साथ अगर आप देखते हैं तो सारी टीमों में ही आपको ऐसे प्लेयर नजर आते हैं। आप टीम आप जेन में आता है यार वेस्ट इंडीज की टीम है, शायद इतनी वो नहीं है, लेकिन आप प्लेयर जब देखते हैं 2-3 में तो ये तो अकेला ये मैच जिता सकता है इनको। तो काफी टफ कंपटीशन होता है। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली टॉप टीम हमारी रही है T20 के अंदर। तो ऑब्वियसली जो आपने बातें की हैं वो नोटिस हुई भी हैं चीजें। अगर आप ओपनिंग की बात करते हैं या थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू ही होता, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा अर्सा राज किया है, नंबर 1 टीम वो T20 के अंदर रही है। लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है कि उसके अंदर आप रेपुटेशन लेके नहीं जाते कि नॉट नेसेसरली कि नंबर 1 टीम है तो वो फेवरेट है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी। तो वो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसके अंदर कौन सी टीम कैसे पिक करती है, उनका स्टार्ट कैसे होता है, फॉर्म कैसी उनकी चलती है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान टीम के ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो थी वो मिसिंग नजर आती है। अगर वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी सी वो आ जाती है तो आई थिंक तो फिर हमारे काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं।
राइट, कुछ पीएसएल की तरफ मूव करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के जब से स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान को यंगस्टर्स काफी मिलना शुरू हो गए हैं और एक फास्ट ट्रैक हो रहे हैं हमारे यहाँ यंगस्टर्स। तो आपको इस रिसेंट जो पीएसएल 5 है उसमें कौन से ऐसे टैलेंट है जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया कि एक ऐसे प्रोस्पेक्ट है जिन पर थोड़ा सा अगर काम हो तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, एक चीज इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बड़ी कम मिलती है पीएसएल। आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट ये पीएसएल से लड़का आ गया, ये पीएसएल की वजह से आपको मिला है, तो ये थोड़ा सा ज्यादती होगी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, क्योंकि वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्मेंस वहाँ पे वो दे के इसलिए वो फ्रेंचाइज उनको पिक करती है। ठीक है, कुछ उसमें एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जैसे हारिस रऊफ है, आप कह सकते हैं कि वो डोमेस्टिक इतनी ज्यादा नहीं खेले थे पीएसएल खेलने से पहले, लेकिन वो डोमेस्टिक में आए तो उन्होंने वहाँ भी परफॉर्म किया है। तो काफी, जैसे हैदर अली की बात करते हैं तो वो भी अब थोड़ा सा और है जी, वो पीएसएल की वजह से, भाई पीएसएल से पहले उसकी फर्स्ट क्लास में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, वो रेपुटेशन अपनी वो वहां से लेके गया है, अपने आप को नोटिफाई उसने करवा दिया था उससे पहले, हाँ भाई मैं तगड़ा प्लेयर हूँ, इसकी वजह से पेशावर जालमी ने उसको रखा और उसके बाद उसने वहां पे जाके परफॉर्म किया। तो यंगस्टर्स नो डाउट के काफी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। बैटिंग का टैलेंट आई कैन टेल यू के आप हर टीम में डोमेस्टिक में आप देखते हैं 2-3 यंगस्टर्स आपको तगड़े नजर आते हैं, चाहे आप नॉर्दर्न देखते हैं केपीके की टीम देख लें, साउथ पंजाब की देख लें, हर टीम में आपको टैलेंट नजर आ रहा है। थोड़ा सा जो है कि हमें स्पिनर पे थोड़ा सा काम होने वाला है, स्पिनर उस क्वालिटी के हमें उस तरह अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले 1-2 सालों में आप जूनियर लेवल पे इस पे जरा सही काम होता है तो हमें थोड़े से क्वालिटी स्पिनर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर भी अगर आप देखते हैं तो गाए बगाए आपके फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं। स्पिन बॉलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पे थोड़ा सा काम होने वाला है। राइट, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि आपके करियर की सबसे मेमोरेबल इनिंग्स है। एक वो 194 वाली तो हमें याद है, आप पता नहीं आप वो वाली चूज करते हैं कोई और करते हैं, सब आपसे जानना चाहेंगे आपकी सबसे मेमोरेबल इनिंग्स कौन सी है? बड़ा अर्सा हो गया वैसे, जब मेरे से कोई सवाल पूछता है ना तो फिर मुझे याद आता है कि अच्छा ये लगती तो कल की बात है, लेकिन अब ऑलमोस्ट कितने 25 साल हो गए हैं खेले में, मतलब 96 से 25 साल होने को है। यार मेमोरेबल इनिंग्स की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपने जैसे कहा जिम्बाब्वे वाली इनिंग्स थी, वो अच्छी थी। टेस्ट डेब्यू के ऊपर जो वो तो इनिंग्स में कभी नहीं बोल सकता, टेस्ट डेब्यू के ऊपर जो सेंचुरी की थी, लेकिन सबसे जो अच्छी इनिंग मुझे अपनी लगी थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी। 100 तो मैं मिस कर गया था वहाँ पे, आई थिंक 91 या 92 पे मैं आउट हो गया था, लेकिन वो जिस तरह की कंडीशंस थी, जिस तरह की अपोजिशंस थी, हॉबर्ट में वो मैच हो रहा था, तो वो क्रूशियल टाइम था, हमारी विकेटें जल्दी गिरी हुई थी, तो वो ऐसी इनिंग्स है कि जिसको अगर मैं क्वालिटी पे मैं रेट करता हूँ तो उसको मैं सबसे ऊपर रखूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स। राइट, एक हम आपसे कोई आपके पूरे करियर में, आपको बहुत लंबा करियर है, फिर कोचिंग भी है उसमें, कोई बहुत फनी या कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो या मजेदार ऐसा वाकया हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? फनी वैसे तो बड़े किस्से हैं, लेकिन एक है जो मैं अभी भी सोचता हूँ कि या मेरे दोस्त से मुलाकात होती है तो हम दोबारा उस पर बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। हमारा पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का, मैं और जहूर अलाई थे रूममेट है, तो हमारी फ्लाइट थी आई थिंक पर्थ टू मेलबर्न, और काफी लंबी फ्लाइट थी और काफी ट्रैवलिंग हमारी लंबी हो गई थी। सोए भी नहीं, हम होटल आए, चेक इन किया, सो गए, 2-3 घंटे बाद उठे और निकले भाई जी कुछ खाने पीने की तलाश में। तो बेसिकली थे हम दोनों पेंडे ही, तो निकले बाहर, रास्ता भूल गए। अब ना हमें होटल का नाम पता और ना हमें एड्रेस पता कि वो होटल है किस तरफ है। अब किसी से पूछे तो पूछे क्या, रास्ता हम भूल चुके थे वो मेलबर्न की गलियों के अंदर। तो वो 3 घंटे हम होटल ढूंढते रहे। अब वो टैक्सी भी रोकी, टैक्सी वाला पूछा अभी कहाँ जाना है, हमने कहा होटल जाना है, नाम नहीं पता, बिल्डिंग भी इतने हम गौर से नहीं देख सकते। दैट वाज वेरी फनी कि हमें 3 घंटे लगे थे, पूरी टैक्सी में हम घूमते रहे कि हमें होटल याद आए कि कौन सा होटल था, क्या होटल का नाम था। आई थिंक दैट वाज वेरी फनी, क्योंकि उस दिनों वो चाबी के ऊपर भी होटल का नाम शाम नहीं लिखा होता था। तो मैं और जोरलाई अभी भी जब वो मिलते हैं ना तो वो इंसिडेंट हम काफी शेयर करते हैं। अच्छा, एक इस पहले राउंड का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। आपने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया उस वक्त पाकिस्तानी टीम में बहुत सुपरस्टार थे, 11 के 11 सुपरस्टार हुआ करते थे। और अब आजकल जो बॉयज आते हैं उसमें अब हमारी टीम में इतने ज्यादा सुपरस्टार्स नहीं होते, एक अदद हम नाम ले सकते हैं, 2 का नाम ले सकते हैं। तो एक नए न्यू कमर के लिए कितना बड़ी मोटिवेशन होती है अगर इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, जैसे आप इंजमामुल हक थे या सलीम मलिक थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ये कितना बड़ा फर्क पड़ता है आपका करियर में? देखिए, अगर आप अचीवमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से खेलना कोई भी खेलता है तो वो बराबर है, चाहे आप किसी भी एरा के अंदर खेले हुए होते हैं।
जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ बात को, कि एक वो हो रहा डिफरेंट हो रहा था 90s की अगर आप बात करते हैं कि सारे के सारे ही आपको सुपरस्टार नजर आते थे। उसमें आप काफी फैक्टर आ जाते हैं कि शायद क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं थी, इतने ज्यादा फॉर्मेट नहीं थे, और सबसे जो बड़ी चीज थी कि हम लोग अपने घर के अंदर खेलते थे, रिकग्नाइजेशन बहुत ज्यादा आपको मिलती थी। बच्चा बच्चा जानता था कि ये वसीम अकरम है, ये वकार यूनुस है, ये सईद अकबर है। अब शायद क्रिकेट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से, और दूसरा कि आप इतने अच्छे से जब पाकिस्तान के अंदर मैचेस नहीं हुए हैं, खाली स्टेडियम में आपके मैचेस हो रहे हैं, तो शायद वो रिकग्नाइजेशन थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन जिसने भी 90s में क्रिकेट खेली हुई है ना, तो वो 90s का ही जिक्र करेगा, तो मैं भी 90s का ही जिक्र करूंगा कि आप 90s को बीट नहीं कर सकते। कि उसके अंदर जो अगर आप देखते हैं पाकिस्तान टीम का टैलेंट था, जो बड़े बड़े सुपरस्टार थे, तो मेरे लिए तो यही था कि यू नो 3 साल पहले या 4 साल पहले मैं यहाँ मैं, बल्कि हाँ 3 साढ़े 3 साल पहले पिंडी स्टेडियम बैठा, मैं बॉल पिकर था, टेस्ट मैच देख रहा था और ऐसे देख रहा था ये वसीम अकरम है, ये सलीम मलिक है। सलीम मलिक ने डबल सेंचुरी उस मैच में स्कोर की थी, डेमियन फ्लेमिंग ने वहाँ पे हैट्रिक की थी। तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि शौक तो था कि इनको खींच के देखूं, लेकिन ये नहीं था कि 3 साल बाद मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम चेक कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो एक चीज जो थी कि वो जिसको कहते हैं ना, ऐसे खुले मुंह से आप देख रहे होते कि यार ये तो सारे सुपरस्टार्स हैं। तो वो पहले मैच के अंदर थोड़ी सी मेरे वो फीलिंग आई थी ड्रेसिंग रूम में, ऐसे में दुबका हुआ बैठा था कि इधर वसीम अकरम बैठे हुए, ऐसे शर्ट उतारी हुई है, ये डोले शोले उनके सामने है। तो इतने करीब से जब अपने हीरोज को देखते हो, ऑब्वियसली वो फीलिंग जो है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये है कि वो चीज़ कम ही नजर आ रही है, लेकिन होपफुली अब क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ चुकी है, आगे चल के और आएगी, तो प्लेयर्स को थोड़ी रिकग्नाइजेशन ज्यादा मिलेगी। और आप लोग जो मीडिया वाले हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की, सुपरस्टार्स बनाना ना बनाना आई थिंक ये आपके हाथ में है। राइट बिल्कुल सही है जी। पहले राउंड का हमारा इख्तिताम होता है और हम अगले अपने राउंड की तरफ मूव करते हैं। सो हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, तो हम अगला राउंड को स्टार्ट करते हैं जी, और हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर। सो रैपिड फायर का आगाज किया जाता है जी। तो हम अपने गेस्ट मोहम्मद वसीम जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको बताते चले जी, रैपिड फायर में हम आपसे एक क्विक क्वेश्चन करेंगे और आपसे क्विक आंसर चाहेंगे। सो टफेस्ट बॉलर यू फेस्ड इन योर कैरियर, मोस्ट टफेस्ट बॉलर? कर्टली एम्ब्रोज। कर्टली एम्ब्रोज, ओके। सो अगर आप एक सुपर हीरो होते, सो कौन सी एक सुपर पावर आप हासिल करना चाहते हैं? गायब होने वाली। गायब होने वाली, राइट, बिल्कुल सही है। सो इनविजिबल इज राइट। सो आपके ख्याल में इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट में बेस्ट ओडीआई ओपनर कौन सा है? टफ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन देखो सारी दुनिया में एक ओपनर्स का ही है, हर तरफ ओपनर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक एक रोहित शर्मा को देखते हैं, वो उनकी टेक्निक ऐसी कि हर जगह वो रन करने की सलाहियत उनमें मौजूद है, और साथ साथ डेविड वार्नर। राइट, डेविड वार्नर जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, और आपकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? आजकल तो जा नहीं सकते, लेकिन पेरिस, राइट। और 90s के प्लेयर्स थे, उनमें से बेस्ट ड्रेसिंग सेंस किसकी थी? आकिब जावेद की, राइट। सो समर इन पाकिस्तान और विंटर इन इंग्लैंड, वेयर यू प्रेफर टू बैट? डेफिनेटली समर इन पाकिस्तान। Summer in Pakistan, right? So, most complete batsman right now in Pakistan cricket team, in your opinion? Babar Azam. You have to choose one batting partner. If you have to choose one batting partner for your lifetime, who it will be? I think I will choose again Saeed Anwar. इनके साथ मैं खेला हो गया, लेकिन again मैं कहूँगा Saeed Anwar. राइट। सो अगर अब आपको इनमें से एक कोच को चूज करने की, आपके ख्याल में ये ज्यादा बेटर कोच आपके ओपिनियन में, बॉब वुलमर और मिकी आर्थर? बॉब वुलमर। ओके, अगर आपको टीम में एक ऑलराउंडर चूज करने की गुंजाइश हो और इनमें से कोई आपने एक पिक करना हो, सुहेल तनवीर और यासिर अराफात? फंसा दिया ना पिंडी बॉयज में, दोनों में। I think सीनियरिटी की बेस पे यासिर अराफात, राइट। और इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है जी कि पिंडी सेवर और बाला टिक्का? I'm not a huge fan of rice, so बाला टिक्का।
बाला तिक्का जी, बिल्कुल सही है। सो व्यूअर्स, अब हम जो है हमारा रैपिड फायर राउंड है इसका इख्तिताम होता है, और हमारा जो लास्ट राउंड है जिसमें हम अपने फैंस जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो जो हम अब चलते हैं फैन क्यूरीज की तरफ। जी, अब देखते हैं जी पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा मौजूद है। और इंडीड फ्रीडम जो है अली इरफान साहिबजादा, ये कहते हैं जी कि वसीम conducting web and Zoom sessions with his team Northern, how's the experience with the purpose and what benefit plays at in front? Okay, मैं जरा इसको रिफ्रेस करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप लोग वेब सेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करवा रहा है प्लेस के साथ, सो आपके ख्याल में ये वेब सेशन जो है वो कितने ज्यादा कारआमद हैं इस क्वारंटीन के दौरान? देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज अ कोच। देखिए, मुझे नहीं पता मेरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसी आप थोड़ी बहुत चैट आपकी होती रहती है, लेकिन ये ऑनलाइन सेशन सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं देखता हूँ, एक तो आप शक्लें सारों की देख लेते हैं, दोबारा इंटरेक्शन आपकी हो जाती है प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स की आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, साथ साथ आप थोड़ा चेक कर लेते हैं कि उनकी रूटीन्स क्या है, प्लेन्स उनके जो प्लान्स हैं वो आप शेयर करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ आपने उसमें ऐड करना है, कुछ प्लान्स देने हैं, ट्रेनर को इन्वॉल्व करना है और कोचेज को इन्वॉल्व करना है। तो आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, नॉट आइडियल ऑब्वियसली, यू कांट बीट द कोचिंग इन द ग्राउंड, लेकिन इस टाइम के अंदर, मुश्किल टाइम के अंदर बेस्ट जो भी हो सकता है उसका इस्तेमाल आप ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेशंस हैं, तो काफी ज्यादा इनकी अफादियत है। राइट। सो क्यूरीज में आगे चल के हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हमजा मीर कहते हैं कि आपने बड़ा जबरदस्त एफर्ट पुट किया था क्लब क्रिकेट में, और स्पेशली मोहम्मद वसीम क्रिकेट एकेडमी जब आप चला रहे थे, इवेंचुअली आपको अदर कोचिंग रोल ऑफर हो गए, तो आप वहां पर मसरूफ है, तो इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो उसको वापस कंटिन्यू करने का आपको इरादा है अपनी एकेडमी को? देखिए, जब आप पीसीबी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप प्राइवेट कोचिंग जैसी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस तरह का कोई प्लान मेरा तो नहीं है कि अपनी पर्सनल में इस तरह कैपेसिटी के अंदर क्रिकेट एकेडमी बनाऊं, लेकिन बीइंग अ हेड कोच ऑफ नॉर्दर्न, डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि ऐसा सिस्टम यहाँ पे नॉर्दर्न पिंडी के अंदर भी या बाकी शहरों के अंदर भी बने, कि वहाँ पर लड़कों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज बने। तो वो शायद मेरी अपनी एकेडमी ना हो, लेकिन डेफिनेटली क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम मैं करूँगा। राइट, बिल्कुल जी। हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन जी देखिए हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है। दानियाल और कह रहे हैं कि जी यू आर मोस्टली इन अ कोचिंग रोल विद इमर्जिंग प्लेयर्स प्रीवियसली, इट इज इजी टू वर्क विद द यंग प्लेयर्स एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स एज कंपेयर्ड टू द एक्सपीरियंस प्लेयर। वो ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि आप यंगस्टर के साथ आपने बहुत काम किया है, सो क्या यंग प्लेयर को समझाना या कोच करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर्ड टू एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि यंग प्लेयर शायद जल्दी से बात सुन लेते हैं, इस क्या आपको उसमें हकीकत लगती है? नहीं, देखें, समझने की जहाँ तक बात है तो वो सीनियर्स, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी क्रिकेट खेले हैं, उनको पता होता है कि क्या बात कर रहा है। थोड़ा सा जो होता है कि प्रेशर लेस होता है यंगस्टर्स के ऊपर, कि वो उनको आप दे दो, वो कहते हैं हाँ जी हम कर लेंगे। सीनियर का होता है थोड़ा सा, हाँ जी हम ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा वो डाउट्स आ जाते हैं टाइम्स। तो आप कह सकते हैं कि कभी कभी आसान भी होता है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी होता है जूनियर के साथ काम करना। लेकिन मेरी जहाँ तक अभी तक जो कोशिश रही है, जो भी मैक्सिमम उनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो परफॉर्मेंस उनसे लेनी है। और अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है कि जितने भी यंगस्टर्स मेरे पास आए हैं तो उनसे 100% परफॉर्मेंस मैंने ली है। तो आप कह सकते हैं कि द सेम टाइम ये इजी भी है, लेकिन मोर चैलेंजिंग है। और एज अ कोच आई थिंक आई एंजॉय चैलेंजेस ज़्यादा, कि जब चैलेंज बड़ा मुझे मिलता है तो आई एंजॉय इट मोर। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, और अल्लाह का फजल है कि अभी तक उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। सी सो हम अगले क्वेश्चन को चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर अपीयर करवाया जाए। एंड गालिब मलिक पूछते हैं जी कि दो यू आर अ वेरी गुड बैट्समैन बट नॉट एबल टू प्ले दैट लॉन्ग फॉर पाकिस्तान, सो आप वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन थे और आपको जितना खेलना चाहिए था पाकिस्तान से आप नहीं खेले, तो आपको उसके पीछे क्या रीजन लगती है? यार अब इस पे देखो, एक तो थोड़ा सा मेरा बिलीव है कि आप जो आपके लिए लिखा हुआ है ना आपको वही मिलता है। तो आई थिंक कि जो मेरे लिए लिखा हुआ था मुझे वही मिला है। लेकिन अब इस पर फिर बात फिर हो जाती है, जहाँ पे ब्लेम करना शुरू कर दूँ, ये सिस्टम था, फिर ये था, ये था, वो था। आई थिंक के एंड ऑफ द डे गलती फिर दोनों तरफ से होती है। शायद मुझे परफॉर्म उससे ज़्यादा बेहतर करना चाहिए था, शायद सिस्टम इस तरह का था, कुछ डिसीजन में ऐसे थे शायद जो कि ऐसे मौके पे जब मैं न्यूजीलैंड चला गया या हॉलैंड चला गया शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मुझे वही चीज़ राइट लगी है। तो बाद में इन चीज़ों के ऊपर कंक्लूजन देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एंड ऑफ द डे आई हैव नो रिग्रेट्स कि जितनी क्रिकेट मैंने खेली, इज्जत से खेली, पाकिस्तान के लिए खेली, पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं, तो बस इतनी लिखी थी, बस खेल ली है। अब इतनी पुरानी बात है कि अब इसको बार बार में उस टॉपिक पे जाना नहीं जाता। अब इसी में काफ़ी और चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पास में बात कर चुका हूँ उनके ऊपर, और अब मेरी कोशिश ये है कि अब सिस्टम के अंदर तो अब वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि
पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि जो नीचे लेवल पे कोचिंग अंडर 16, अंडर 19 या डोमेस्टिक लेवल पे जो कोचिंग होती है, वो कोचेस जो है वो सक्सेसर नहीं होते, मतलब उनका कहीं ना कहीं पाथ पे रुक जाता है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि हमारा हेड कोच नॉर्मली वो नीचे से जो कोचिंग करते आ रहे हैं, एक स्टेप ऊपर गया और कभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच बन गया, या तो कोच डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक्स प्लेयर जो भी आके लगा है, या कोई फॉरनर कोच है। तो आप समझते हैं कि स्टिल हमें इस मद में भी अपने कोचेस को इस तरह से या तो मजीद तैयार करने की जरूरत है, अपना पाथवे ऐसे बनाने की जरूरत है कि वो भी नीचे से अगर आ रहे हैं तो अगर वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वही आगे पाकिस्तान के हेड कोच तक जाए, ताकि क्योंकि वो सिस्टम को नीचे से अंडरस्टैंड करता है। देखिए, ये बात मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कितने अरसे से मीडिया में भी बैठा हूँ, वो कहेंगे शायद ये कोच खुद अब बना हुआ है तो शायद इसलिए बात कर रहा है। बट आई एम बीइंग सेइंग दिस फॉर लास्ट 6-7 इयर्स कि जैसे हमने पाथवेज आइडेंटिफाई किए हैं प्लेयर्स के लिए कि आपने ऐसे से ऊपर आना है, तो कोचेस के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। और जो एनसीए हमारी बनी थी उसका मकसद भी यही था कि वहाँ से प्लेयर्स भी हमने प्लेयर्स के ऊपर भी काम करना है, लेकिन आपने अच्छे कोचेस भी प्रोड्यूस करने हैं और इवेंचुअली आप ऐसी स्टेज पे आपने आना है कि जहाँ आप खुद फील हो जाते हैं कि आपके अपने कोचेस तैयार हैं, कि उनको वो क्वालिफाइड भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, इतना तो उन्होंने काम किया हुआ है और पाथवे से आए हैं जूनियर से सीनियर फर्स्ट क्लास में, वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में है। लेकिन हम होपफुल कि अब ऐसा सिस्टम इन प्लेस होने जा रहा है कि जहाँ पे कोचिंग को भी जरा सीरियस लिया जाएगा। कि अब नॉर्मली होता था कि हम सिर्फ रिलाई करते थे, बस हेड कोच बाहर से ले आएंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इवेंचुअली हमें जाना होगा, अपने कोचेस को हमें ट्रेन ऐसा करना होगा, उनको मौके देने होंगे, और यू नेवर नो कि आपके बड़े बड़े जबरदस्त कोचेस आपके पास मौजूद है मुल्क के अंदर। सो वसीम भाई, ओवरऑल कैसा लगा आपको शो हमारे साथ यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म? यार शो जबरदस्त माशाल्लाह, और तुम्हें मैं फॉलो करता रहता हूँ, और आपके क्लिप्स जो आते रहते हैं छोटे मोटे वो मैं देखता रहता हूँ। आप हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं पहाड़ियों का, वो भी मैं देखता रहता हूँ। लेकिन मजा है आपसे बात करके, ऑलवेज इनकरेजिंग के यंगस्टर्स, देखिए हर फील्ड में, अगर आप क्रिकेट की देखें शो में काफी हमने बात की यंगस्टर्स की। आई थिंक मीडिया भी एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे वहाँ पे भी यंगस्टर्स की जरूरत है, नया फोन आना चाहिए, और अब हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन थैंक्स टू द क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन जो हुआ है, इसके अंदर सोशल मीडिया हमारा काफी ग्रो किया है, इस तरह के शोज जो है वो रेगुलर होना शुरू हुए हैं। बाकी दुनिया में शायद ये सिलसिला पहले से चल रहा था, तो बहुत सी अच्छी चीजें भी इस लॉकडाउन में हुई हैं, और आप माशाल्लाह आप जबरदस्त शो कंडक्ट करते हैं शो वगैरह, और थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा, थोड़ा सा फनी तरफ भी आप लेके जाएंगे, लेकिन आप सीरियस काम भी बड़ा अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच वसीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया जी, एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये था आज का शो लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे मोहम्मद वसीम। आपको क्या ये वीडियो पसंद आई है? आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज क्रिक विक को देखते रहिए।